वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, दैट इज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कि जो कंपनी है, अभी हमने पढ़ी है कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे आया। जैसे कि 1956 आया है, 2013 वाला रिसेंटली चल रहा है, तो उसके बाद ये तो पूरी हिस्ट्री थी कि वो कैसे ओरिजिनेट हुआ है। तो अभी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि उसकी नेचर एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के, कि कंपनी है वो कैसी है, वो क्या काम करती है, कैसे कैसे चलती है, कौन कौन चलाता है, कौन कौन पर्सन होते हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी होता क्या है। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन। की कंपनी क्या है, एक बहुत सारे पर्सन का एक एसोसिएशन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल आके कंपनी को ऑपरेट करता है। कंपनी एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी इज वोट। देखो कंपनियां वो एकदम बिना मनी के तो चलेगी नहीं, तो उसमें मनी का कंट्रीब्यूशन लगता है। तो जितने भी पर्सन होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, वो मनी को कंट्रीब्यूट करता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कंट्रीब्यूट करता है जो मनी की वर्थ में होता है। ओके, देन उसके बाद टू अ कॉमन स्टॉक फॉर अ पर्पस, कॉमन पर्पस की या तो वो किसी पर्पस के लिए आएंगे, और सबका जो पूरा ग्रुप होगा उसका एक कॉमन पर्पस होता है। वैसे तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कॉमन पर्पस होता है, वो हर किसी का होता है, जो है प्रॉफिट। देन उसके बाद कॉमन स्टॉक इन कंपनी, लाइक कॉमन स्टॉक क्या होता है, कंपनी मतलब कैपिटल डोनेट करते हैं वो उसमें। देन पर्सन हु कंट्रीब्यूट कैपिटल, जो वो कौन से पर्सन होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें कहते हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी। देन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल, की वो कितनी प्रोपोर्शन, मतलब कि कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, दैट इज शेयर ऑफ मेंबर। की वो देखो, अब देखो मैं बताती हूँ कंपनी क्या है। कंपनी एक ऐसा एसोसिएशन, और से बहुत ज़्यादा पर्सन होते हैं, वो जो सारे पर्सन होते हैं वो एक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, जिसको शेयर ऑफ मेंबर, मतलब उन्हें फिर शेयर ऑफ मेंबर बोलते हैं। कि वो अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं, मनी देते हैं, मनी की वर्थ में कुछ भी देते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए। वो सारे ग्रुप एक जगह पे इकट्ठा होता है, अपना पर्पस बताता है, देन अपनी कंपनी फॉर्म करता है। देन अब इसकी मीनिंग पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग में क्या लिखा है। Definition of a company. As per Section 220 of the Companies Act 2013, a company means a company incorporated under this act or under any previous कंपनी लो। देखो जो कंपनी होती है ये सेक्शन 2.20 के अंदर बताया हुआ है। जो हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो भी इसी के अंदर आता है। कि जो एज पर द सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। की एक कोई भी जो कंपनी होगी वो सेक्शन 2.20 के कंपनीज एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड होगी, तो उसको कंपनी बोल देंगे। इनकॉर्पोरेटेड इन द सेंस कि उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाता है कि हाँ वो कंपनी है। कंपनी एक आर्टिफिशियल बीइंग है, एक इनविजिबल है और एक इनटेंजिबल है। मतलब कि जो कंपनी हम उसको टच नहीं कर सकते, हम उसको फील नहीं कर सकते, वो इनविजिबल है, वो आर्टिफिशियल है, वो एक पर्सन नहीं है। देन एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, जो कि सिर्फ लॉ के ही नज़रों में है। बीइंग मेड एक क्रिएशन ऑफ लॉ, जो कि लॉ ने ही क्रिएट करा है और लॉ ही इसको डिसॉल्व कर सकता है। इट पोजेस ओनली दोज प्रॉपर्टीज विच द चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन कॉन्कर अपॉन इट, आइदर एक्सप्रेसली और इंक्लूडेड टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। कि देखो जो कंपनी है वो एक इनविजिबल है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ ने ही क्रिएट करा है, एंड लॉ ही उसको डिसॉल्व कर सकता है। पर इसको जो इसको जो ऑपरेट करते हैं वो ग्रुप ऑफ पीपल ऑपरेट करते हैं, मतलब उसे ऑपरेट ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। देन इन सिंपल वर्ड्स अगर बात करें कि क्या होता है, अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक जो मतलब वॉलंटरी एसोसिएशन इन द सेंस कि वो अपनी मर्जी से आ रहे होते हैं। अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर पर्पस डूइंग बिजनेस, वे सारे इकट्ठे होते हैं, अपना बिजनेस फॉर्म करते हैं, सारे इकट्ठे होते हैं, बिजनेस फॉर्म करते हैं। देन इट्स अ कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसमें क्या गया है, अ डिस्टिंक्ट नेम, एक सेपरेट नेम होगा। उसका नाम ऐसे नहीं होगा राम श्याम, ऐसे नहीं होगा, उसका प्रॉपर एक सेपरेट नेम होगा। देन सेपरेट लीगल एंटिटी होगी कि वो इन लोगों से अलग होगा। अ सेपरेट एंटिटी इन दी आइज ऑफ लॉस, की वो लॉस की आइज में डिफरेंट होगा, वो कोई ह्यूमन बींग नहीं होगा। देन उसकी लिमिटेड लायबिलिटीज होगी, जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज क्या होता है। जब भी कोई कंपनी में लॉसेज होता है तो अगर उसके ओनर को
डेप्ट करने के लिए अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़े तो वो बेच सकता है। बट लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, अगर कंपनी कोई लॉस चल रही होती है बट जो उसके ऑनर्स होते हैं उनको अपने घर से कोई लॉसेस नहीं करना पड़ता, जितने उनके शेयर्स हैं, जितना उनके गारंटेड अमाउंट है वो सिर्फ उतना ही पे करते हैं डेप्ट को क्लियर करने में। नहीं तो फिर जो कंपनी होती है सिर्फ उसी के ही एसेट्स जाते हैं और उसी के ही शेयर्स जाते हैं डेप्ट को क्लियर करने में। देन परपीचुअल सक्सेशन, द कंपनी लाइफ डजंट डिपेंड्स ऑन लाइफ ऑफ इट्स मेंबर, कि इन द सेंस की जो कंपनी होती है अगर ऑनर मर जाता है तो कंपनी नहीं रुकेगी। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता था कि अगर ऑनर की डेथ हो जाती थी तो वो जो बिजनेस था वो रुक जाता था, वो डिसॉल्व हो जाता था। बट नहीं, एक कंपनी में कंपनी नहीं रुक सकती अगर उसके ऑनर की डेथ हो जाती है, फिर कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाता है। देन कॉमन सील, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, कंपनी ऐसा नहीं है कि वो किसी के अंडर चलती है, कुछ होता है, कंपनी की ऑफिशियल पोजीशन है, ऑफिशियल अथॉरिटी है, उसके ऑफिशियल सिग्नेचर्स हैं। Then a person company and its meaning. A company is the normal sense means an association of person united for a common object। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा association of person है जो किसी common object के लिए आते हैं। Accordingly, the term is used to present association formed to carry on some business for profit और to promote art, science, education, some charitable purpose। देखो दो तरह की चीज़ें होती है, तो उसको प्रॉफिट के लिए आएंगे वो सारे इकट्ठे, या फिर अपने चैरिटेबल बिजनेस के लिए आएंगे, इन द सेंस जिसकी आर्ट, साइंस, एजुकेशन, इन सब के लिए। देन उसके बाद कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग हैविंग a distinct name and liability। Means a company is a voluntary association of person formed for the purpose of doing business having a distinct name and liability। तो ठीक है, देखो जो कंपनी होती है वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, वो किसी पर्सन को इन्फोर्सेबल से नहीं आता कि अब आप आओ कंपनी ऑपरेट करो, नहीं, उसके वॉलंटरी एसोसिएशन होता है, कोई भी अपनी मर्जी से आता है और कोई भी अपनी मर्जी से रिजाइन देके जा सकता है। देन उनका एक कॉमन पर्पस होता है बिजनेस करने का, सबका अलग अलग डायरेक्शंस में नहीं होता। देन हैविंग अ डिस्टिंक्ट नेम, उनका नेम डिफरेंट होता है। देन उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी की। देन इट इज अ juristic person having a separate legal identity distinct from its member who consult it capable of right duty its own involving potential of the perpetual succession, कि वो perpetual succession है, इन द सेंस वो किसी के रोकने से नहीं रुकेगी, अगर किसी की डेथ भी हो जाती है वो तब भी चलती रहेगी। देन दस अ कंपनी एग्जिस्ट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ एंड इट हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, कि जो कंपनी है वो लॉ की आइज में बनी हुई है, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ अलोन कैन डिसॉल्व इट, इसे सिर्फ लॉ ही बनाता है और इसे लॉ ही डिसॉल्व कर सकता है। अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फर्म एंड कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग बियॉन्ड द लाइव्स ऑफ इट्स मेंबर, की जो कंपनी है वो सर्वाइव कर सकती है अपने मेंबर के अलावा भी। अ कंपनी इज नॉट अ मेरली अ लीगल इंस्टीट्यूशन, इट इज रेदर देन लीगल डिवाइस फॉर द अटेनमेंट ऑफ एनी सोशल और इकोनॉमिक एंड। जो हमारी कंपनी होती है फिर सोशल या फिर इकोनॉमिक एंड के लिए भी की जा सकती है, इसके दोनों प्रॉफिट हो सकता है, तो सोशल इकोनॉमिक्स हो सकता है या फिर अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो सकता है। सो अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, की जो कंपनी है उसके क्या क्या फीचर्स है। देखो अगर आपको डेफिनेशन ना मिले ना तो जो फीचर्स होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो भी डेफिनेशन की जगह लिख के आ सकते हो। अगर आपको डेफिनेशन पता है, आपको फीचर्स नहीं पता, तो डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके आप उसके फीचर्स बना सकते हैं, एक की पॉइंट होता है। सो फर्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, अ कंपनी कैन only came into existence through registration incorporation under the Companies Act 2009 13। तो देखो जो कंपनी है ऐसे नहीं है कि किसने कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर दिया और हमें लिख दिया कंपनी, नहीं, कंपनी ऐसे नहीं बनती है, उसका एक 4 स्टेप प्रोसीजर होता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो कंपनी सिर्फ एक तभी अपनी एग्जिस्टेंस में आएगी अगर वो रजिस्ट्रेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन होगी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। देन Section 220 defines a company and Section 7 explain the procedure of incorporation। Without incorporation, there is a no legal company does not exist in the eyes of law। अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन नहीं है, सेक्शन 7 भी बताता है, अगर आपके पास इनकॉर्पोरेशन नहीं है या रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करा है तो आप कोई कंपनी नहीं हो लॉ की आइज में। देन सेपरेट लीगल एंटिटी, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी बिकम अ सेपरेट पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर एंड शेयर होल्डर्स। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड sue इट्स ऑन नेम। देखो जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर से अलग हो जाती है, मतलब अपने ऑनर से डिफरेंट हो जाती है। अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, कंपनी या फिर मतलब कोई भी ले सकता है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी थोड़ी बोलेगी। देन शेयर होल्डर से डिफरेंट होती है और उसके खुद ही रूल्स वगैरह होते हैं। देन थर्ड दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आइदर बाय शेयर्स और बाय गारंटी। सेक्शन 2.2 to define a company limited by shares under and section 2.21 defines company limited by guarantee in a company limited by shares member and liable up to the unpaid value of the shares they hold। अब देखो मेरी बात सुनो, अब
ऐसे बोलते हैं कि जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। अब कंपनी डेप्ट में है, उसको वाइंडिंग अप करना है, तो कंपनी के पास तो पॉकेट नहीं है ना, वो ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, तो उसमें पैसे देने पड़ते हैं और वो मेंबर ही देते हैं। अब वो मेंबर डिसाइड करते हैं कि वो कौन से मेंबर है। देखो 3 तरह के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होते हैं जो कि आइदर बाय शेयर और गारंटी। अब देखो शेयर में कैसा होता है कि मान लीजिए शेयर थे 10 रुपीज़ ईच का था, मैंने उसको 6 पे कर दिया, 4 मेरा बचा है। तो मुझे जब डेप्ट क्लियर करनी होंगी तो जो मेरे 4 बचे हैं मैं वो जाके दूंगी, तो वो मेरे शेयर से हो जाएगा। देन गारंटीड होगा, अगर मैं बोलूँगी कि हाँ अगर कंपनी डेप्ट में चली जाती है तो मैं 20% ऑफ डेप्ट दूंगी, तो ये होता है गारंटेड, जब हम पहले से ही बोल के रखते हैं। देन उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया, गारंटी हो गया, एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स मेंबर्स ऑन डेप्ट टू अनपेड वैल्यू। जितनी अनपेड वैल्यू होती है शेयर्स की हमें सिर्फ वही देनी होती है अगर कंपनी कभी डेप्ट में चली जाती है और हमें पे करना पड़ जाता है तो। देन फोर दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग टू द कंपनी इटसेल्फ। जितनी भी प्रॉपर्टी होगी कंपनी की वो कंपनी के ही हित में होगी, देन नॉट टू द शेयर होल्डर्स। इवन इफ शेयर होल्डर ऑन्स द मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स दे हैव नो लीगल ऑनरशिप ओवर द कंपनीज एसेट। द प्रिंसिपल वाज रेनफोर्स। ओके, तो देखो जितने भी एसेट्स होते हैं कंपनी के वो कंपनी के ही होते हैं, कंपनी की ही प्रॉपर्टी के अंडर होते हैं। अगर मान लीजिए शेयर है उस ओनर का, वो तब भी नहीं ले सकते। देन उसके बाद आ जाता है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। देखो परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है, वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, तो वो कभी डाई नहीं हो सकती और किसी की डेथ भी उसको इफेक्ट नहीं करेगी। सो इसका क्या मतलब होता है, कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट डिस्पाइट द चेंज ऑफ मेंबरशिप। की ऑनर कोई भी बनता रहे, कंपनी नहीं रुकेगी, वो चलती ही रहेगी। डेथ इन्वॉल्व इन रिटायरमेंट ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट कंटिन्यूटी। कि अगर कोई डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। देन द कंपनी कैन ओनली बी डिजॉल्व थ्रू द लीगल प्रोसीजर अंडर द कंपनीज एक्ट। और जो कंपनी होगी वो डिजॉल्व कैसे होती है, उसकी लीगल प्रोसीजर होते हैं जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। देन सिक्स्थ इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सेक्शन 44 स्टेट दैट द शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड कैन बी ट्रांसफर एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, देखो हम दो चीज़ें होते हैं, दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं। एक होता है प्रोस्पेक्टस, जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि कंपनी क्या है, कौन फॉर्म करा, जो कि सिर्फ पब्लिक को इनवाइट करने के लिए होता है, शेयर्स के लिए। देन दूसरा इंपॉर्टेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है, उसमें सारे रूल्स और उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है, उसकी इंटरनल रिलेशनशिप लिखी हुई है कि उसके कौन कौन से मेंबर है, कितने डायरेक्टर है, कौन क्या है, ठीक है। तो अभी क्या बढ़ रहे थे हम, हाँ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। देखो जो शेयर्स हैं कंपनी के वो शेयर्स हो सकते हैं, और ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कि कौन कौन शेयर कर सकते हैं, और वे मूवेबल होते हैं। देन शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं इन अ प्राइवेट कंपनी, रिस्ट्रिक्शन में अप्लाई एज पर सेक्शन। पर जो भाई प्राइवेट कंपनी होते हैं, जो उनके शेयर्स होते हैं वो उतने ज़्यादा ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। Then 7, that is common seal. Traditionally, a company was required to have a common seal as its official signature. After the company's amendment Act 2015, having a common seal is optional. Signature of authorized director can be used of inside। कि देखो जो कंपनी होती है उसकी एक अथॉरिटी होती है, एक खुद का सिग्नेचर होता है जो कि उनको कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद that is capacity to sue and to be sued. As a legal person, the company can file suits in its own name and can also be sued. The legal ओके ठीक है, देखो इलीगल काम हो रहा है तो कंपनी किसी को भी सू कर सकती है, या फिर कोई भी कंपनी को सू कर सकता है अगर कंपनी के अंदर कुछ इलीगल काम हो रहा हो तो। Then, a company is not a citizen as per the Article 5 to 11 to the Constitution of India. Only natural person can be citizen. However, under Section 2.20 of the Companies Act, a company can consider a legal person and cannot injure certain rights. देखो जो कंपनी है वो है तो एक नॉन लिविंग थिंग ही ना, वो ऐसे ह्यूमन तो नहीं है ना जो सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो या दैट्स द फीचर्स ऑफ द कंपनी की। क्या क्या होता है, कभी नहीं रुकती है, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, हम इसे शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसकी खुद के सिग्नेचर होते हैं, खुद की अथॉरिटी होती है, इसको कोई भी सू कर सकता है, या फिर ये भी हो सकती है। और जो कंपनी है वो एक सिटीजन नहीं है, इसकी सेपरेट लीगल इंटिनिटी होती है, और ये कंपनी सिर्फ तभी कंपनी है अगर वो इनकॉर्पोरेटेड हो रखी होती हो तो, या फिर उसके रजिस्ट्रेशन हो रहे होते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
अब पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन की। जो इनकॉर्पोरेशन है उसके क्या क्या एडवांटेजेस है। इनकॉर्पोरेशन इन द सेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, उसको लॉफुल और लीगली अप्रूव करवाना बाय द कोर्ट। सो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, मतलब हम ऐसे भी चला सकते हैं ना, इलीगल कंपनी खोल लेते हैं, कौन आके चेक करने वाला है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन के बाद में मिलते हैं। तो फर्स्ट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन created by law. It has on legal identity separate from its member and can act like a person in legal matters। देखो अगर हम इनकॉर्पोरेशन नहीं कराएंगे तो वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी हमारे ऑनर्स की। तो अगर लॉस वगैरह आ जाता है तो उनको अपने डेप्ट्स देने पड़ते हैं खुद से। तो एक ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाता है, लॉ की नज़रों में ये कल्ला पर्सन बन जाता है जिसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। सेकंड, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो मेंबर की लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ अनपेड शेयर तक रहती है या फिर उनके उनके कोई जो पर्सनल एसेट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। देन थर्ड इज परपीचुअल सक्सेशन इन द सेंस द कंपनीज लाइफ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट ऑफ अ मेंबर की। अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया, डेथ हो गई है, रिटायरमेंट हो रहा है तो उससे उसकी बिजनेसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जो प्रोसेस होगी वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी। देन फोर्थ इज ट्रांसफिबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स इन पब्लिक कंपनी कैन बी ईजिली ट्रांसफर गिविंग लिक्विडिटी टू इन्वेस्टमेंट। जो शेयर्स होते हैं, जो पब्लिक कंपनी के शेयर्स होते हैं वो पब्लिक इन्विटेशन से ही आते हैं, तो जो उनकी ट्रांसफिबिलिटी है वो परफेक्ट रहती है। बट जो प्राइवेट कंपनी है उसमें थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। देन फिफ्थ इज इन्फिनिट मेंबरशिप। अ पब्लिक कंपनी कैन हैव अनलिमिटेड मेंबर एक्सपेंडिंग ऑनरशिप एंड रिसोर्सेज। देखो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते, लाइक मैक्सिमम 200 होते हैं। बट जो हमारी पब्लिक कंपनी होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उसमें कितनी भी इन्विटेशन आप कर सकते हो। देन सिक्स्थ इज परमानेंसी ऑफ कैपिटल एंड प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स की। जो कंपनी है वो अपने जो कंपनी है वो अपने शेयर्स खुद भी परचेज कर सकती है, उसकी प्रोटेक्शन जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है। शेयर होल्डर कैन नॉट डिमांड बैक देयर कैपिटल, दिस स्टेबिलिटी सेफ गार्ड क्रेडिटर्स की। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिमांड बैक नहीं कर सकते और जिससे कि वो जो सेफ गार्ड रहता है वो प्रोटेक्ट रहता है। देन सेवन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज, एबिलिटी टू इशू शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू रेज लार्ज फंड्स फॉर एक्सपेंशन। हम इसमें रिसोर्सेज भी गेन कर सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि शेयर्स को इशू कर दिया, डिबेंचर्स को कर दिया, मतलब डिबेंचर इन द सेंस लोन ले लेना in the form of shares. Then 8, that is separate property. Company on its assets, member have no right claim over them। कि देखो अगर आपके डेट बटने के बाद आपके एसेट्स बच जाते हैं तो जो मेंबर होंगे वो डायरेक्ट आपको अप्रोच नहीं कर सकते उन एसेट्स पे कि हमारे ये एसेट्स है हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो कंपनी है उसके खुद के एसेट्स होते हैं। देन 9, दैट इज़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंश्योरिंग प्रोफेशनल एंड ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट। देखो इसे ना कोई भी आके नहीं चला सकता, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सिलेक्टिव एंड इलेक्टिव पर्सनस होते हैं जो उसको आके रूल करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड प्रोसीजर होता है एक कंपनी को रन करने का भी। देन 10, दैट इज़ कैपेसिटी टू स्यू, कैन फिल अ फेस लीगल प्रोसीडिंग इन ऑन नेम। कि जो कंपनी, अगर कंपनी को कुछ इलीगल लगेगा तो वो किसी के भी अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। देन अब पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो प्रोज हैं तो कॉन्स भी होंगे, तो अब पढ़ लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट इज फॉर्मेलिटी। देखो अब इनकॉर्पोरेशन कराओगे तो मतलब पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होगी जिसकी वजह से आपका टाइम, एफर्ट, मनी बहुत ज़्यादा लगेगा, और क्योंकि लीगल होता है सब कुछ। फॉर्मेशन रिक्वायर लीगल प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनीज एक्ट। देन सेकेंड, दैट इज़ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। Companies must file annual return, financial statement and the details with the registrar making them public। अब देखो पब्लिक के पास जा रही है, अब डिस्क्लोजर तो बहुत अच्छा मिल रहा है तो क्या मिसयूज़ नहीं होगा, होगा मिसयूज़। जो पब्लिक होती है वो कभी कभी मिसयूज़ भी कर लेती है। देन थर्ड, दैट इज़ डाइवर्स ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ऑनरशिप। शेयर होल्डर ऑन द कंपनी बट मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर लीडिंग टू पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट। जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऑन तो कर लेते हैं कंपनी को, बट जो मैनेजमेंट होता है वो फिर भी डायरेक्टर्स ही करते हैं, तो इसमें ऑनरशिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। देन फोर्थ, दैट इज़ लॉस ऑफ प्रिवेसी। पब्लिक कंपनी मस्ट डिस्क्लोज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिड्यूसिंग कॉन्फिडेंशियली। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, देखो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, पब्लिक के पास जाना है, प्रोस्पेक्टस के पास जाना है, तो जो प्रिवेसी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। देन डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर। अगर आपको वाइंडिंग अप भी करनी है इन द सेंस आपको कंपनी बंद भी करनी है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होती है अगर आप वाइंडिंग अप भी करते हो कंपनी को। देन सिक्स, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय फ्यू डिस्पाइट लार्ज मेंबरशिप, रियल कंट्रोल ऑफन
रेस्ट विथ स्मॉल ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स एंड मेजर शेयर होल्डर, कि देखो चाहे मेंबर जितने मर्जी हो बट जो मेजॉरिटी रहती है वो फिर भी शेयर होल्डर्स के पास और डायरेक्टर के पास रहती है। देन 7 दैट इज मोर टैक्स बर्डन इन सर्टेन केसेस, कंपनीज में फेस हायर टैक्स, उनके पास बहुत हायर टैक्स फेस करना पड़ता है। देन 8 दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, misuse of limited liability and complex structures can lead to fraudulent activities if management is dishonest। फ्रॉड का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा कम लोगों के पास रहती है और मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स इतने ज़्यादा नहीं होते और जो मतलब फ्रॉड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है कंपनी में। अब पढ़ लेते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल। लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल नॉर्मली अ कंपनी इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, हाउएवर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द कोर्ट और लॉ डिसएग्रीड द सेपरेट पर्सनालिटी एंड होल्ड्स अ मेंबर directors or other personally liable, this called lifting or piercing the corporate will। देखो ये बहुत टफ लगा था मुझे बट ये ईजी है। देखो कॉर्पोरेट द व्हील इन द सेंस क्या होता है कि देखो अब ऐसे तो बोल दिया लो ने कि देखो ये सेपरेट लीगल एंटिटी है कि मतलब एक तो लाइबिलिटी भी लिमिटेड है और अगर आप कुछ फ्रॉड वगैरह करोगे तो अब ये तो ही ना कि कोई फ्रॉड कर रहा है अंदर के मेंबर और फिर बोल देंगे भाई कंपनी ने फ्रॉड करा है, कंपनी ने फ्रॉड करा है, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी बोल दिया लो ने। तो ऐसा नहीं होता है। जब कंपनी को लगता है कि जो उसके मेंबर्स हैं वो कुछ इलीगली कर रहे हैं या फिर लॉफुल पर्पज़ नहीं है उनका, तो वहाँ पे लिफ्टिंग दी विल हो जाता है। तब ये चीज़ नहीं मानी जाती है कि कंपनी जो है एक सेपरेट एंटिटी है उस, क्योंकि अगर आप इलीगल कर रहे हो, कंपनी तो खुद से नहीं कर रही है ना, मेंबर कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं हो। जैसे कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट विल नॉर्मली कंपनी ट्रीटेड सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉर्मली उसको सेपरेट लीगल एंटिटी ट्रीट किया जाता है उसके मेंबर से अलग, बट कुछ केसेस में जो लॉ है वो डिसएग्री कर जाती है एंड पर्सनालिटी होल्डर मेंबर, जैसे कि इसमें मेंबर डायरेक्टर्स और अदर होते हैं शेयर होल्डर्स, दिस कॉल्ड लिफ्टिंग। इसको बोलते हैं लिफ्टिंग और पिर्सिंग द कॉर्पोरेट विल। इन द सेंस द कॉर्पोरेट विल इज अ मेटाफोरिकल शील्ड सेपरेटिंग द कंपनी फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर, की जो कॉर्पोरेट विल है एक मेटाफिकल शील्ड है जो शेयर होल्डर से अलग कर दी जाती है। देन लिफ्टिंग द व्हील मीन्स लुकिंग बियॉन्ड द कंपनी। लिफ्टिंग द व्हील इन द सेंस जो बियॉन्ड द कंपनी, मतलब कंपनी से अलग चीज़ें देखी जाती है कि कौन उसको आइडेंटिफाई कंट्रोल कौन कर रहा है। सो व्हेन इट इज़ डन, ये कब किया जाता है, टू डिटरमाइन द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी, जब हमें कंपनी का रियल ऑनर निकालना होता है तब, क्योंकि सब कुछ इलीगल प्रोसीजर के पीछे एक तो ऑनर होगा ही ना, तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए ये किया जाता है। देन टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ कंपनी स्टेटस फॉर फ्रॉड टैक्स इवेजन इलीगल पर्पस, की अगर आप फ्रॉड वगैरह कर रहे हो, टैक्स इवेजन कर रहे हो या फिर इलीगल पर्पस कर रहे हो तब भी ढूंढा जाता है। देन टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट टू इन्फोर्स लॉ, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए भी होता है क्योंकि जिससे कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो जाए। देन सर्कमस्टांसेस ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील, की वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे बताते हैं कि हमें कॉर्पोरेट व्हील करना चाहिए, जहाँ पे इनका मतलब पर्दाफाश ऐसे करना चाहिए। तो इसके देखो दो चीज़ें होती हैं, दो सर्कमस्टांसेस होते हैं। एक होता है कॉमन लॉ एक्सेप्शंस जो जुडिशियल्स है एंड सेकंड वन दैट इज स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। तो पहला पढ़ लेते हैं ए कॉमन लॉ एक्सेप्शंस। सो फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। When a company's activity is suspected to be against a national interest, the court may check if it's controlled by enemies national। देखो अगर कोई भी उसका जो पर्सन होगा, देखो जो कंपनी है वो एक नेचुरल पर्सन है, ठीक है, उसके पास माइंड कॉन्शियसनेस सब है, बट उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो कोई और लोग कर रहे हैं। तो अगर वो किसी एनिमी अलायंस के कंट्रोल में चला जाता है जहाँ पे उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो इलीगल हो जाती है, तो तब वहाँ पे आया जाता है, जब वहाँ पे बोलते हैं लिफ्टिंग द व्हील। सो जैसे कि एक एग्जांपल भी है, कोर्ट लिफ्टेड द व्हील व्हेन इस कंपनी वाज अंडर एनिमी कंट्रोल ड्यूरिंग वॉर, जैसे कि वॉर के ड्यूरिंग अगर कोई इलीगल काम कर रही है। देन सेकंड दैट इज़ वेयर कंपनी इज़ इनकॉर्पोरेटेड फॉर फ्रॉडुलेंट और इम्प्रॉपर पर्पस, जहाँ पे वो फ्रॉड वाला कोई काम कर रहा है। इफ़ अ कंपनीज फॉर्म कमिट फ्रॉड इवेट टैक्सेस और डिफीट लॉ, इन सब के लिए आती है। जैसे कि कंपनी फॉर्म टू वॉइड नॉन कॉम्पिटेड कॉज विल लिफ्टेड, कि वहाँ पे अगर कोई फ्रॉड के लिए कोई प्रैक्टिसेस हो रही है तो यहाँ पे लॉ आएगी और बोल देगी लिफ्टिंग द व्हील। यस। Then third that is to determine real purpose of company, to find out multiple companies are used avoid legal obligations to hide true control। जो कभी कभी जो कंपनीज होते हैं कभी कभी ना बिछा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, प्रॉपर ऐसे डिस्क्लोज नहीं देती। तो इसके लिए उसका जो रियल पर्पस है कंपनी का वो फाइंड करने के लिए भी लिफ्टिंग द व्हील करते हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर यूज टू रिड्यूस बोनस पेबल टू वर्कमैन व्हील लिफ्टेड।
अगर हम मतलब ना ऐसा होता है कि ना वो बोनस को और कुछ कंपनसेशन को ऐड करके कुछ चीज़ दे देते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ माइनस कर लेते हैं। जैसे कि आप मेजॉरिटी में काम कर रहे हो, ग्रुप को कोई अचीवमेंट मिली है तो आप ग्रुप को दे दोगे, फिर वो ग्रुप हाफ हाफ कर लेंगे, तो वो बोल देंगे कि बोनस नहीं देंगे आपको, ग्रुप वर्क वाला वो दे देंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आ जाती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, where the company is acting as an agent of the shareholder. In some cases, the company is not truly independent but in simply acting as an agent or trustee for a shareholder or sometimes another company. If this relationship is proved, the court may lift the corporate wheel and treat act as a company as an municipal shareholder. देखो कभी कभी ना ऐसा होता है कि ना जो पर्सनस होते हैं वो कंपनी के बिहाफ पे कुछ भी लीगल कर लेते हैं, तो वो कंपनी को एज अपना एजेंट बना लेते हैं, शेयर होल्डर वगैरह या ट्रस्टीज़ वगैरह, तो वहाँ पे अगर पता लग जाता है कि वो अनलॉफुल है तो वहाँ पे लॉ आ जाता है। हेल्ड दैट द सब्सिडरी वॉज मेनली एजेंट ऑफ द पेरेंट, हेल्ड दैट सब्सिडरी वॉज मेनली एजेंट ऑफ पेरेंट सो दैट पेरेंट वॉज लाइबल। ये आपको आगे समझ में आएगा जब सब्सिडरी वाला पार्ट पढ़ोगे। देन फिफ्थ, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। व्हेन द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटीज मिस यू टू विद टैक्सेस, कोर्ट में डिसाइड द सेपरेट एंटिटी टू प्रोटेक्ट पब्लिक रेवेन्यू। And इसका example, an individual formed several private companies just to hold his investment and avoid taxes. Will lifted was income and tax was enhanced principle. No one can use incorporation as a device to escape legal tax obligations. तो देखो रेवेन्यू को बचाने के लिए अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो, वहाँ पे अपना पैसा बचा रहे हो, या फिर आप कोई इंडिविजुअल है उसकी बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज और वो सब में अपनी कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट बचा के रख रहा है जिससे उसका टैक्स बच पाए, तो वहाँ पे कंपनी आ जाती है, वहाँ से उसको टैक्स ले लेती है वहाँ से। देन सिक्स, दैट इज़ अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अगर आपकी कोई चैरिटेबल कंपनी है और आप चैरिटेबल के पीठ पीछे आप अपना कुछ पर्सनली बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पे भी कोर्ट आ जाती है। क्या लिखा है, इफ़ कॉर्पोरेशन इज़ यूज टू डिफेयर सर्कमस्टांसेस, वेलफेयर लॉज, लेबर बेनिफिट्स, एम्प्लॉयर राइट्स, कोर्ट इग्नोर द कोर्ट, सब्सिडरी कंपनी वॉज क्रिएटेड मेनली टू अवॉइड गिविंग बोनस टू वर्कमैन लिफ्टेड। अगर हाँ वही कि अगर आप मतलब लॉफुल बिजनेस है आपका पर आप उसको कर नहीं रहे हो, तो वहाँ पे भी लिफ्टेड हो जाएगा। देन सेवन, दैट इज पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इफ़ कंपनी इज यूज डिसोबियस, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है और वो नहीं मान रहे हैं उसको, तो वहाँ पे भी लिफ्ट हो जाएगा। Then 8, that is ascertaining true nature of transaction if alleged as sham. If it is alleged that the company is made sham, cloak, forget and conceal true facts, a court may investigate and beyond incorporation. Company formed to avoid non-compete process, lift the wheel to intent. अगर आपकी जो कोई ट्रांजेक्शन है आप वो हाइड कर रहे हो, मतलब आपकी हुई कोई और ट्रांजेक्शन है बट आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई और ट्रांजेक्शन मेंशन कर रहे हो, तो वहाँ पे हो जाएगा। देन 9, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी। When a question arises regarding whether the company is technically competent due to particular act having statutory qualification approval, the wheel lifted may be inspect the who control operates it. जब आपने अंडर द लॉ कंपनी का नेचर कुछ और लिखा हो बट इन रियलिटी वो नेचर वैसा नहीं होता है, कुछ और होता है, तो वहाँ पे व्हील लिफ्टेड हो जाता है। देन 10, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ सब्सिट्यूट कंपनी टू एक्ट एज एन एजेंट। जब आप कोई कंपनी खोली है और आपने कोई और कंपनी बनाई है, जैसे उनको मर्ज करने के लिए या फिर कंपनी लॉ में दिखाने के लिए कि आप उस कंपनी की एक सब्सिडी कंपनी है जहाँ पे सिर्फ आप उसको थोड़ा थोड़ा गवर्न कर रहे हो, बल्कि आप उसे अपना एज अ एजेंट बना रहे हो, मतलब कि इनडायरेक्टली तो आप एक कंपनी को एजेंट ही बना रहे हो ना, उसको सब्सिडरी कंपनी बना के, तो वहाँ पे वी लिफ्टेड हो जाता है। अब पढ़ते हैं statutory exceptions to the corporate wheel. So normally a company is treated as a separate legal person, which means a shareholder or directors aren't personally liable for the company's act. देखो नॉर्मली क्या होता है, हम उसको सेपरेट लीगल एंटिटी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि जो शेयर होल्डर होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली लाइबल नहीं होते किसी भी एक्ट के लिए। सो बट statutory exceptions are situations where law itself says no. In this case, we are looking beyond the company and holding people behind it responsible. These are written directly into the Companies Act 2013. They are not based on judge's decision like common law exceptions, but on specific legal प्रोविजंस। देखो अभी हमने क्या बोला था कि देखो हम इसको बोलते तो अलग अलग है कि मेंबर्स अलग है एंड कंपनी अलग है, बट जब मेंबर्स कंपनी के बिहाफ पे कुछ अनलॉफुल करेंगे या फिर कुछ इलीगल करेंगे, तो वहाँ पे कंपनी बोल देगी लिफ्टेड द व्हील, और आप अभी अंडर द लॉ हैं और अपनी
पर्पस आपका अनलॉफुल है तो आपको अब यहाँ पे इलीगल सेपरेट लीगल एंटिटी वाला रोल नहीं चलेगा, आप इसके रिस्पॉन्सिबल हो। बट कभी कभी ऐसा होता है, स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस में क्या होता है, जब मेंबर से गलती नहीं होती है, वो किसी एक की गलती होती है, तो उसके लिए सब पूरा कंपनी का जो डिपार्टमेंट होता है वो लायबल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कंपनी आके खुद बोलते हैं कि नहीं, इस केस में आप दोनों अलग हैं, ठीक है। तो जो पहला था हमारा, उसका नाम था कॉमन लॉ एक्सेप्शन, जहाँ पे लॉ बोलता है कि नहीं, आप इसके लिए लायबल हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पे नहीं है। देन स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस में क्या होता है, लॉ बोलता है कि नहीं, अब आप अलग अलग हैं। सो अब पढ़ते हैं जो फर्स्ट है वो क्या क्या है। सो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की, देखो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो कुछ ही लोग बनाते हैं, डायरेक्टर्स बनाते हैं। तो अगर उसमें कोई गलती आ जाती है तो जो लॉ होता है वो सबको पनिशमेंट नहीं देता है, वो सिर्फ और डायरेक्टर्स को ही देता है। सो व्हाट इट मीन्स, इफ प्रोस्पेक्टस डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू पब्लिक इन्वेस्टर, को प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें शेयर्स वगैरह के बारे में लिखा होता है, पब्लिक को इनवाइट करते हैं उसमें शेयर्स परचेज करने के लिए। सो अगर उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट है, देन रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, और वही पनिशमेंट होता है। अंडर दी सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर इशूइंग प्रोस्पेक्टिव विद अनट्रू स्टेटमेंट, या फिर क्रिमिनल लायबिलिटी अगर आप वहाँ पे स्टेटमेंट आपकी अनट्रू है। देन सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी टू कॉम्पनसेट इन्वेस्टर फॉर द लॉस सफर, कि जो सिविल लायबिलिटी होती है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। देन एग्जांपल, इफ डायरेक्टर लाई अबाउट प्रॉफिट टू अट्रैक्टिव इन्वेस्टर दे कांट हाइड बिहाइंड द कंपनी, अगर कोई डायरेक्टर है उसने फेक ऐसे लिखा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है जिससे कि सिर्फ आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाओ, तो वो एक अनलॉफुल पर्पस है। देन सेकंड, दैट इज misdescription of a company's name, section 12, what it means, if someone signs or issue business document without writing the company's correct registered name, they may be personally liable, कि देखो आपका नाम कुछ अलग था कंपनी का, बट आपने लिख कुछ और दिया है, तो वहाँ पे वो भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है, जिसने लिखा उसकी प्रॉब्लम है, तो वो लायबल होता है। एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है छोटा सा, ये पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Then third one, that is failure to refund application money, section 39, what it means, if a company doesn't receive the minimum subscription from the public issue with the prescribed time, it must refund it application money। देखो तुमने 12th में भी करा था कि अगर आपके पास 90% नहीं आती है तो आपको रिफ़ंड कर देते हैं सारे पैसे, तो आपको सारे पैसे रिफ़ंड कर देने चाहिए। अगर आप रिफ़ंड करने में लेट हो रहे हो तो आपको वहाँ पे चार्ज देना पड़ता है, जो मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकता है। इफ़ नॉट, द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर डिफॉल्ट आर पर्सनली लाइबल टू रिपे द इंटरेस्ट, अगर यहाँ पे नहीं होते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं वो लाइबल होते हैं। देन एग्जाम्पल, इफ इन्वेस्टर अप्लाई फॉर शेयर्स बट द कंपनी डजंट अलाउ दैम डिले फंड्स, डायरेक्टर कैन बी पर्सनली लाइबल, कि उसने करे थे शेयर्स बट जो कंपनी के डायरेक्टर है उन्होंने शेयर्स भी नहीं दिए और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर वहाँ पे इंटरेस्ट पे करने के लिए डायरेक्टर्स लाइबल होंगे। Fourth, that is investigation of ownership of a company under the section 216. What it means, if the government suspects shady dealings, it can investigate who really owns and controls the company, even though layers of company purpose, to find out real people pulling the strings। देखो अगर आप कोई अनलॉफुल करोगे और गवर्नमेंट को पता लग जाता है तो वो फिर बीच में तो आएंगे, तो इससे पता लग जाता है कि जो रियल पीपल है, कौन इसका हेड, जो ये मास्टरमाइंड गेम ऐसे चला रहा है। एग्जाम्पल, शेल कंपनीज हाइडिंग द आइडेंटिटी ऑफ ऑनर्स, द गवर्नमेंट कैन पीस द व्हील टू आइडेंटिफाई देम। देखो जो शेल कंपनीज होते हैं वो कभी कभी ऑनर्स की आइडेंटिटी को हाइड कर लेते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बीच में आ जाती है। देन फिफ्थ, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट, section 339, what it means, if during winding up it's found that company's business was carried on to defraud, credit or fraudulent purpose, the court can make the provision involve personal liabilities for debt, director taking loans of the company's name knowing it will never repay। देखो हाँ, जैसे कि फ्रॉड आपने को वाइंडिंग अप करना है बट आपका लोन चल रहा है और कंपनी अगर आप लो को पता लग जाता है तो वहाँ पे फिर आप लिव द विल हो जाता है कि नहीं, आपको वो लोन पहले पे करना पड़ेगा। Then sixth, that is liability of ultra virus acts, what it means, if a company or its officers act beyond the power given to memorandum of association or article, those responsible can hold personal liable। कि देखो आपकी डिस्ट्रिक्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, इंटरनल रिलेशनशिप होती है कि कौन क्या काम करेगा, अगर आपके उसमें नहीं लिखा है पर आप वो फिर भी काम कर रहे हो तो उसके लाइबल सिर्फ आप ही होंगे। दोज रिस्पॉन्सिबल कैन हेल्प पर्सनल लाइबल, रीजन एक्ट आउटसाइड द कंपनीज अथॉरिटी aren't legal binding the company। Example, if MOA says the company can only manufacture furniture but directors start business, they could personal liable for resulting losses, कि हाँ उसमें नहीं लिखा बट फिर भी काम कर रहे हो वो, तो आप उसके खुद पर्सनल लाइबल हो, कंपनी वाले नहीं होंगे।
अब पढ़ते हैं चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनीज एंड द पार्टनरशिप फर्म। कि देखो कंपनी क्या होती है और पार्टनरशिप फर्म में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट इज गवर्निंग लॉ, कंपनीज एक्ट 2013 एंड वेरियस रूल्स मेड देयर। देखो जो कंपनी होती है वो जो कंपनी होती है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर चलती है। एंड देन पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर चलती है। ठीक है, दोनों के एक्ट अलग अलग है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर चलती है और जो पार्टनरशिप फर्म है वो 1932 के अंदर चलती है। देन रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, जो कंपनी होती है उसके लिए कंपलसरी होता है, बट जो हमारी फर्म है उसके लिए ऑप्शन होता है। देन थर्ड, नेचर, अ कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 which has legal entity separate from its member having perpetual succession and liability of its member shall be limited। देखिए देखो जो कंपनी है वो एक एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेटेड होती है, जिसका मतलब वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कभी भी रुकेगी नहीं, और एक परपेचुअल सक्सेशन है। पर जो हमारी पार्टनरशिप है वो क्या है, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। देखो जो पार्टनरशिप होती है वो रिलेशनशिप होती है, बहुत ज़्यादा पर्सन आते हैं और वो शेयर ऑफ प्रॉफिट पे एग्रीड होते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी एक मरेगा तो बिजनेस तो रुक ही जाएगा ना, क्योंकि फिर उनके प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। देन फोर्थ, दैट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम नंबर फॉर प्राइवेट कंपनीज 2 एंड फॉर पब्लिक इज 7। अगर आपकी 1% कंपनी है तो 1 ही चलेगा। देन पार्टनरशिप के लिए कितने मेंबर चाहिए होते हैं, मिनिमम सिर्फ 2 पार्टनर्स पे आके पार्टनरशिप कर सकते हैं। देन फिफ्थ, दैट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। की मैक्सिमम नंबर कितने चाहिए होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मैक्सिमम 200 चाहिए होते हैं, और जो पब्लिक कंपनी है उसके लिए इन्फिनिटी मेंबर होते हैं, मतलब नो कैप, मतलब कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। एंड देन मैक्सिमम 10 फॉर बैंकिंग बिजनेस एंड 20 फॉर अदर बिजनेस। की अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो तो 10 चलेंगे, और अगर आप अदर बिजनेस कर रहे हो तो 20 चलेंगे। देन सिक्स, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। At least one director of the company should have their digital signature. Digital signature is prerequisite for e-filing। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फिलिंग करते हो, मतलब ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, तो वहाँ पे आपके लिए कंपलसरी होता है किसी एक डायरेक्टर को करना। बट जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए नॉट एप्लीकेबल है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट मैन्युअली फिल होता है, किसी सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट, director identification number. Each director required to have a director identification number before being appointed as a director of any company। कि देखो ये अभी आप इनकॉर्पोरेशन में पढ़ोगे कि ये DIN नंबर क्या है, एक हर एक डायरेक्टर का अपना अपना नंबर होता है। ठीक है, वो जो उन्हें एकदम को किसी पूरे प्रोसीजर के बाद उन्हें मिलता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये गेन करना। तो ये कंपनी में होना चाहिए, और जो हमारा फर्म है उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए। देन चार्टर, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर ऑफ द कंपनी हु डिफाइन इट्स स्कोप एंड ऑपरेशन। की देखो जो कंपनी है उसके दो चार्टर है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। वेयर एज जो पार्टनरशिप डीड है, ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है, जिसमें सबके इनके रूल्स रेगुलेशन प्रॉफिट वगैरह शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये सब मेंशन होता है। ठीक है, तो इनके अलग अलग हैं। ओके, उसके बाद सर्टेन क्रिएशन। क्रिएशन मतलब ये क्रिएटेड बाय लॉ होती है, एंड ही क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आप पार्टनरशिप में आ जाते हो, बट जो कंपनी है वो एक लॉफुल होनी चाहिए, वो लीगली ही होगी। देन उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, जो हमारी कंपनी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो वेरियस पार्टनरशिप है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अगर आपको बिजनेस में लॉस होता है तो आपके घर के बर्तन बिक सकते हैं। देन 11, परपीचुअल सक्सेशन। इसका परपीचुअल सक्सेशन है, अगर आपका कोई ऑनर डेड हो जाता है तो आपकी कंपनी नहीं रुक सकती है। वेयर एज अगर आप की पार्टनरशिप फर्म है तो आपको कोई पार्टनर एक्सपायर हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है, फिर लॉ उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है, तो आपको रोकना ही पड़ेगा। आपको वहाँ पे प्रॉफिट में आए हो आप पार्टनरशिप में, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। अगर कोई जाएगा, कोई डेथ हो जाएगी, एडमिशन, जैसे कि याद है 12th में हमने करते थे एडमिशन ऑफ द पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तो डिसॉल्व करते थे पार्टनरशिप, तो वहाँ पे आपको परपीचुअल सक्सेशन नहीं होता। Then 12, that is separate property. A company can purchase movable, immovable property in its name. जो कंपनी होती है अपने नेम पे कुछ भी प्रॉपर्टी ऐसे गेन कर सकती है, अपने एसेट बना सकती है। मीनवाइल पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट परचेज मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। की जो पार्टनरशिप होती है वो अपने नाम पे नहीं करती है, और अगर कोई मेंबर अपने नाम पे करता पकड़ा हुआ भी जाता है ना, तो फिर उससे वो चीज़ें ले ली जाती हैं। Then 13th, common seal. It denotes the signature of a company and every company shall have its own common seal. देखो इससे ना कंपनी का कुछ पर्सनल सिग्नेचर होता है, जैसे स्टैम्प। यस, स्टैम्प, कॉमन सील इन द सेंस कि स्टैम्प होती है, पर जो पार्टनरशिप है उसमें तो कोई स्टैम्प
की ज़रूरत नहीं होती। देन 14 दैट इज़ फॉर्मेलिटीज़ ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेरियस डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डिक्लेरेशन चलते हैं, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स चलते हैं, देन फिलिंग रजिस्ट्रेशन ई फॉर्म चलते हैं और आरओसी के साथ फीस ही पे करनी पड़ती है। मीनवाइल जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एक फॉर्म के साथ, एफिडेविट के साथ, इन सब के साथ चल जाती है। देन लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज ओनली लिमिटेड टू शेयर हेल्ड बाय देम। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जितने आपके शेयर्स हैं तब तक ही आपके लिमिटेड लाइबिलिटी चलती है। मीनवाइल जो पार्टनरशिप की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। देन बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट प्रिपेयर्ड एज स्पेसिफाइड इन कंपनीज एक्ट की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो उनको अंडर दी कंपनीज एक्ट में बता दी जाती है, वो उनको बनानी पड़ती है। देन पार्टनरशिप फर्म के लिए नॉट एप्लीकेबल है। देन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अकाउंट्स हैव टू बी ऑडिट एनुअली। जो अकाउंट्स है उनको ऑडिट कराना पड़ता है। एक ऑडिटर होता है जो एवरी ईयर एंड ऑफ द ईयर में आके ऑडिट करता है, अकाउंट्स चेक करता है। देन ऑडिट ऑफ अकाउंट एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, यहाँ पे भी ऑडिट करना ज़रूरी होता है। देन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर हैव स्पेसिफिक टाइम पीरियड एज पर। यहाँ पे ना टाइम आपको ना आगे बताएंगे भी कि मीटिंग 18 मंथ में, 15 मंथ में, शायद अभी आया भी था थोड़ा सा पार्ट, हेल्ड होनी ज़रूरी है। लाइक एनुअल जर्नल मीटिंग AGM, अच्छे से याद कर लेना इसको। और पार्टनरशिप के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो यही था आपके चैप्टर नंबर 2 में। अभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।